हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले 15 सालों के बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और आज ये साइंस का पार्ट 2 है। बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप हमारे टेलीग्राम @BPSC राइट वे ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। हमारी वेबसाइट, जहां पर एक ही जगह पर सभी बुक्स से लेकर के जितना भी मटेरियल है, एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल ऐप को विजिट कर सकते हैं, जहां पर बीपीएससी 67 की टेस्ट सीरीज लगातार जारी है, बिहार एसआई मेंस की टेस्ट सीरीज जारी है और सभी के लिए बिहार करंट अफेयर्स की हिंदी और इंग्लिश की मैगजीन भी हमने लॉन्च की है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू एज 7? पहला ऑप्शन है आपका प्योर वाटर यानी शुद्ध पानी, दूसरा है उदासीन सोल्यूशन यानी न्यूट्रल सोल्यूशन, तीसरा है बेसिक सोल्यूशन और चौथा है एसिडिक सोल्यूशन और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन ई। बिकॉज शुद्ध पानी और जो न्यूट्रल सोल्यूशन है उदासीन विलयन, इन दोनों के ही पीएच मान की वैल्यू 7 होती है। यदि पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो सोल्यूशन बेसिक हो जाता है, नेचर में क्षारीय हो जाता है, और यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय सोल्यूशन हो जाता है। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ की, एनर्जी ऊर्जा की, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की, या फिर वेलोसिटी वेग की, या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है। ऊर्जा की इकाई की बात करें तो वो होती है जूल, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को मापते हैं हम हर्ट्ज के अंदर, और जो वेलोसिटी यानी वेग का मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो है मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स? यानी इनमें से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटॉप्स हैं, उसमें से जो पहला आइसोटॉप यानी समस्थानिक है, जिसको हम हाइड्रोजन 1 यानी प्रोटियम कहते हैं, उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। वहीं पर हाइड्रोजन के जो बाकी 2 आइसोटॉप्स हैं, H2 यानी ड्यूटेरियम, H3 यानी ट्राइटियम, इन दोनों में ही न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसीज मेजर्ड इन हर्ट्ज में, मीटर पर सेकेंड में, रेडियन में, वॉट में, या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज के अंदर। पीछे भी हमने आपको दिखाया था। ट्राइग्लिसराइड क्या है? व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट, चौथा है मिनरल। तो इसका उत्तर है आपका कि ये एक फैट है, वसा है, और ये हमारे रक्त में मौजूद है। तो यदि बॉडी में या ब्लड में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे हार्ट डिसीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईईजी इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग ऑफ। ऑप्शन है हार्ट के लिए, दूसरा है लीवर यानी यकृत के लिए, तीसरा है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के लिए, चौथा है ब्रेन के लिए और पांचवा है ऑप्शन ई। ईईजी का उपयोग होता है ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए। इसकी मदद से हम मानसिक अवस्था की सामान्य या फिर असामान्य स्थिति का पता लगा सकते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम या फिर मेडुला, और लास्ट ऑप्शन ई। तो मस्तिष्क के इन सभी हिस्सों में से हाइपोथैलेमस नाम का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और ये एक्चुअल में थाइलेमस से नीचे और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर उपस्थित होता है। और ये एक तरीके से हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, उसके माध्यम से पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड को नर्वस सिस्टम के साथ में जोड़ करके रखता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट? आपके ऑप्शन ये रहे, 3900 से 4250 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 5000 से 5750 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 6200 से 7400 एंगस्ट्रॉम, चौथा है 4450 से 5000 एंगस्ट्रॉम और लास्ट है ऑप्शन ई। तो जो रेड लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ है वो 6200 से 7400 तक होती है। तो उसमें से 2 चीजें तो आपको डेफिनेटली लर्न करनी है। पहली है कि रेड लाइट की वेवलेंथ कितना है, 6200 से 7400 एंगस्ट्रॉम के बीच में, और दूसरा है वायलेट रंग यानी बैंगनी रंग, जो कि 3900 से 4250 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। तो जो विबग्योर बनता है उसके फर्स्ट और लास्ट एंड पे ये 2 ही कलर होते हैं, बैंगनी और लाल, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इन्हीं से अधिक है। तो इन दोनों को तो कम से कम आप लर्न कर ही लेंगे। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फारेनहाइट स्केल में कितना है? हमने साइंस के पार्ट 1 में भी एक प्रश्न इसी प्रकार से देखा था, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है।
द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेनहाइट स्केल इज, आपका पहला ऑप्शन है 104 डिग्री फॉरेनहाइट, दूसरा है 100 डिग्री फॉरेनहाइट, तीसरा है 102 फॉरेनहाइट, चौथा है 75 फॉरेनहाइट और लास्ट है ऑप्शन ई। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड है और इसका उत्तर निकल करके आएगा 104 डिग्री फॉरेनहाइट। जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, सेल्सियस इज इक्वल टू फॉरेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। तो इसी प्रश्न का इस्तेमाल करते हुए आप सेल्सियस को फॉरेनहाइट में और फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हम सेल्सियस की जगह पर 40 वैल्यू रखेंगे एंड देन सॉल्व, और आपका ऑप्शन आएगा 104 डिग्री फॉरेनहाइट। विद्युत शक्ति की इकाई है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज एम्पियर, वोल्ट, कुलाम, वाट या फिर ऑप्शन ई। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर को नापा जाता है वाट के अंदर और इसका साइन है कैपिटल W। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे विद्युत धारा की यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की, तो उसको हम एम्पियर में नापते हैं। यदि पावर की बात करेंगे वॉट में नापते हैं। यदि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर या विद्युत विभव को नापते हैं हम वोल्ट के अंदर V के साइन के साथ, और जो चार्ज है, जो आवेश है, उसको हम कुलाम में नापते हैं और साइन होता है कैपिटल C। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में, इन इलेक्ट्रिकल मोटर ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है यानी हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है यानी बिल्कुल उल्टा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में। तीसरा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। चौथा फिर से उल्टा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और लास्ट है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मोटर का जो काम होता है वो काम ही इस प्रकार से है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में बदलती है। यही काम है उसका, मोटर का। मानव शरीर में होता है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स, पानी के विषय में क्वेश्चन है, लगभग 70% पानी। दूसरा है 20 से 30% पानी। तीसरा है 10 से 20% पानी। चौथा ऑप्शन है 30 से 40% पानी या फिर ऑप्शन ई। तो ये आपको सभी को मालूम होगा कि ह्यूमन बॉडी में लगभग 70% यानी लगभग 2/3 तक जो है बॉडी में पानी ही पानी पाया जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, ऑप्शन है वोल्ट मीटर, फिर अमीटर, तीसरा है वोल्टामीटर, चौथा है पोटेंशियोमीटर और पांचवा है आपका ऑप्शन ई। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी की हमने अभी पीछे यूनिट पढ़ी थी एम्पियर होती है, उसको नापा जाता है अमीटर के द्वारा। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि पूरे सर्किट के अंदर यानी पूरे परिपथ में जब भी हमें करंट को नापना होता है तो हम अमीटर को, इस डिवाइस को श्रेणी क्रम में लगाते हैं यानी सीरीज में लगाते हैं। और यदि हमें वोल्टेज नापना होता है तो हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं और उसे हम पैरेलल लगाते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज, आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा है ओजोन और लास्ट है ऑप्शन ई। तो इसके विषय में भी आपको अच्छी प्रकार से नॉलेज होनी चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, बिकॉज जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो आपकी कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प यानी वेपर और ओजोन। ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस के घटक माने जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर ई है। और ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसों के चलते ही जो पृथ्वी है वो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो गई है, भूमंडलीय उष्मीकरण का शिकार हो गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर अलग अलग एग्जाम्स में एक प्रश्न यहाँ से आ ही रहा होता है, तो आप इसे अच्छी प्रकार से लर्न कर लें। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर, पहला ऑप्शन है आपेक्षिकता का सिद्धांत यानी रिलेटिविटी के लिए, दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए, तीसरा है मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी संहिता एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए, चौथा है प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए और लास्ट है ऑप्शन ई। तो आइंस्टीन ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य भी किए हैं, बट उन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था बेसिकली वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था 1921 में। आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, क्योंकि इनमें से कुछ कार्य और ऐसे भी हैं जो आइंस्टीन ने ही किए हैं, जैसे मास एनर्जी इक्विवेलेंस को भी उन्होंने काफी समझाया था, रिलेटिविटी पे भी उनकी कुछ खोजें हैं। बट नोबेल प्राइज की यदि आप बात करेंगे तो 1921 में आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की यदि हम बात करें तो जब प्रकाश बेसिकली किसी धातु पर चमकता है तो इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाने शुरू हो जाते हैं, उत्सर्जित होने शुरू हो जाते हैं, और इसी को प्रकाश उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। आगे देखते हैं कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, बिना ऑप्शन देखे ही आपको पहले से ही पता होना चाहिए इसका आंसर,
फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सेल वॉल, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है न्यूक्लियस और लास्ट है ऑप्शन ई। तो इसका उत्तर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल के अंदर पाया जाता है और इसका काम बेसिकली सेल के हर हिस्से को ऊर्जा पहुंचाना है। और ये जो स्टोर करता है ऊर्जा को, वो एक्चुअल में कौन सी ऊर्जा है कि रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है, ये उस ऊर्जा की को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर करके अपने अंदर रखता है, जिसे हम एटीपी कहते हैं। एड्स किसके द्वारा होता है? एड्स इज कॉज्ड बाय पानी के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा यानी जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा वायरस के द्वारा, बिकॉज एड्स जो है एचआईवी वायरस की वजह से होता है। एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आप एड्स की फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है हाइग्रोमीटर। तो स्पेलिंग में HYGROMETER है, हाइग्रो वर्ड है, याद रखेंगे आप। और जो आपके बाकी के हैं उनको भी देख लेते हैं कि हाइग्रोमीटर से तो हमने आर्द्रता को नापा है, ह्यूमिडिटी को नापा है। जो हाइड्रोमीटर होता है वहां से हम द्रवों के घनत्व को नापते हैं, यानी कि जो डेंसिटी है किसी भी लिक्विड की उसको हम नापते हैं हाइड्रोमीटर से। पायरोमीटर की बात करें तो वहां से हम ऊंचे ताप को भी मेजर करते हैं, कितना टेम्परेचर कितना अधिक हो गया उसको नापते हैं। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता के घनत्व को नापते हैं। दाब की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है न्यूटन मीटर, तीसरा है न्यूटन, चौथा है न्यूटन पर मीटर और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होती है आपकी पास्कल, पीए से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट इसी को अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस चीज के बने होते हैं? क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स यूज्ड इन क्लॉक्स आर सोडियम सिलिकेट, दूसरा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तीसरा है जर्मेनियम ऑक्साइड, चौथा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कंपाउंड्स होते हैं। बहुत अधिक सटीकता होती है इनके अंदर, सटीक आवृत्ति होती है, इसलिए ये वाली जो क्वार्ट्ज घड़ियां हैं वो यांत्रिक घड़ियों के मुकाबले में अधिक सटीक होती है। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन इज अ रंगहीन गैस यानी कि कलरलेस गैस है। ये भूरी ठोस गैस है, ग्रे कलर की ठोस है। तीसरा है अत्यंत ज्वलनशील है, बहुत ही इन्फ्लेमेबल होती है। फोर्थ है रेड कलर का लिक्विड है, लाल द्रव है और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। तो ये जो प्रश्न है ब्रोमीन के बारे में उसका आंसर हो जाएगा कि इट्स अ रेड लिक्विड। ये एक लाल द्रव है, ये काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी होती है और कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद एकमात्र गैर धातु यानी नॉन मेटल है और ये बहुत ही विषैला है। इसका प्रयोग कृषि रसायनों में, कीटनाशकों में, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि जगह जगह पर होता है और साथ ही इसका प्रयोग एक ज्वाला मंदक के रूप में भी किया जाता है। तो ब्रोमीन जो कि C6H6 होती है और एक रिंग स्ट्रक्चर इसका होता है, ये एक रेड कलर का लिक्विड है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग आर ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, चौथा है हाइड्रोजन और एसिटिलीन और लास्ट है आपका ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इन दोनों को वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ, पहला है जिंक की यानी जस्ते की, मरकरी यानी पारे की, लेड की, क्रोमियम की या फिर ऑप्शन ई। तो आपको पता होगा कि गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोहे पे लगने वाले जंग को रोकने के लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं और इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज ऑफ, पहला है 1300 से 1400 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 7800 से 8200 एंगस्ट्रॉम, चौथा है 8500 से 9800 एंगस्ट्रॉम और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। तो पीछे भी हमने एक प्रश्न देखा था जो रेड लाइट के बारे में था, बट ये जो प्रश्न है ये पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम यानी जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है जिसमें 7 रंग हमें दिखाई देते हैं उसकी सीमा के बारे में है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। और जो आपका दृश्यमान स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक तरीके का स्पेक्ट्रम है और इसे हम आंखों से देख सकते हैं, सातों रंग हमें इसके दिखाई देते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, बिस्मथेट्स और चौथा है सल्फोनेट्स, पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में सल्फोनेट के कंपाउंड्स होते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, द एलिमेंट एक्सर्टेड थ्रू द ह्यूमन स्वेट इज। पहला ऑप्शन है सल्फर यानी गंधक, दूसरा है आयरन, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है जिंक यानी जस्ता और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। तो मानव के पसीने में कई सारे टाइप के जो है एलिमेंट्स होते हैं, खनिज मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन ई है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या क्या होते हैं आप देख लेते हैं। पसीना एक्चुअल में पानी होता है और पानी में घुली हुई कुछ मिनरल्स होते हैं। लैक्टिक एसिड होता है, यूरिया की मात्रा हो सकती है, इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी हो सकते हैं और भी कुछ अन्य चीजें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे जस्ता है, तांबा, लोहा, निकल, ये सारी चीजें मानव के पसीने में पाई जाती हैं। नीला तोता रासायनिक रूप से क्या होता है? ब्लू विट्रॉल इज केमिकली सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ये आपका एक कंपाउंड है और इसी में यदि हम बात करें नीले तोते की तो बेसिकली CuSO4.5H2O यानी पेंट्राहाइड्रेट जो कॉपर सल्फेट है वही आपका नीला तोता कहलाता है। इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि ब्लू स्टोन भी इसे हम कहते हैं, ब्लू विट्रियल भी इसे हम कहते हैं और पेंटाहाइड्रेट क्यूप्रिक सल्फेट भी हम इसे कहते हैं। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा है न्यूक्लियस और लास्ट है ऑप्शन ई। तो बहुत जल्दबाजी में आप लोग इसका आंसर करने से बचें। ऐसे प्रश्नों में आप फटाक से आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर है प्रोटॉन, बट आपसे ये नहीं पूछा है कि वो धन आवेश क्या कहलाता है, आपसे जस्ट पूछा है कि वो धन आवेशित हिस्सा यानी वो पार्ट क्या कहलाता है जो कि सेंटर में पाया जाता है। तो इसलिए इसका उत्तर है न्यूक्लियस। और आपको मैंने पीछे भी बताया है कि परमाणु के नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, जिसमें से प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, दूसरा है कंडेंसेशन यानी संघनन, तीसरा इवेपोरेशन यानी वाष्पन, चौथा है बॉइलिंग जस्ट सिंपली उबालना और लास्ट है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा कि इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिससे सीधा ही जो सॉलिड है वो बजाय लिक्विड बनने के सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीच में से एक स्टेज कट हो गई है, इसीलिए इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इन द ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। पहला है वसा, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है न्यूक्लिक अम्ल और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स को रेगुलेट करते हैं, जो कि शरीर में ऊर्जा का एक आवश्यक स्रोत है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो एक प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। द एंटीबायोटिक अमंग द फॉलोइंग इज। पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, दूसरा है एस्पिरिन, तीसरा है पैरासीटामोल, चौथा है सल्फाडाइजिन और पांचवा है ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन ई, क्योंकि इसका जो उत्तर है वो आपके दोनों ही उत्तर हैं, पहला पेनिसिलिन और चौथा सल्फाडाइजिन। ये दोनों ही आपके एंटीबायोटिक्स हैं। एस्पिरिन और पैरासीटामोल एंटीबायोटिक नहीं होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स होती कौन सी है? वो दवाइयां हैं जो शरीर के अंदर जो जीवाणु है यानी जो बैक्टीरिया है उसके उपचार में इसका इस्तेमाल होता है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकते हैं, या तो वो उसकी संख्या को कम कर देते हैं या फिर वो मार देते हैं बैक्टीरिया को। तो ये जो प्रोसेस है वो एंटीबायोटिक दवाइयों का होता है, जिसमें कि पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन इसके उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट? पहला है व्हीट, दूसरा है बार्ले, तीसरा है राइस यानी चावल, चौथा है मक्का यानी मेज और पांचवा है आपका ऑप्शन ई। तो प्रश्न को जल्दबाजी में सॉल्व ना करें। कार्बोहाइड्रेट्स तो पूछे हैं, लेकिन एक प्रश्न में एक वर्ड और दिया है, मुख्यतः कौन सा कार्बोहाइड्रेट है।
तो यानी ऐसा आपको चूज करना है जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा रूप है। तो इसका उत्तर है आपका चावल यानी कि राइस। तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट है आपका चावल। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये फलों में पाए जा सकते हैं, अनाजों में पाए जा सकते हैं, सब्जियों में, दूध में पाए जा सकते हैं, लेकिन इन सभी में एक्चुअल में जो स्टार्च पाया जाए या जो शर्करा यानी शुगर पाई जाए या फिर जो फाइब्रस चीज है वो पाया जाए, इन सभी से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ये शरीर में हमारे ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रश्न हमने पीछे भी देखा है, ये फिर से हमने एक प्रश्न देखा है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है वो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी तरीके के जो भी टॉपिक्स लगातार बीपीएससी पूछती है उनको हम रेगुलरली अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम @BPSC राइट वे ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें ताकि लगातार आपको अपनी परीक्षा से संबंधित सामग्री समय समय पर मिलती रहे। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, पहला है गोल्ड सोना, दूसरा है सिल्वर यानी चांदी, तीसरा है मरकरी यानी पारा और चौथा है प्लैटिनम और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इन सभी में सबसे भारी धातु है हमारे पास में प्लैटिनियम। और अगर आप देखेंगे पीरियडिक टेबल को, आवर्त सारणी को, तो उसमें ऊपर से नीचे आते आते यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो चीजें हैवी हो जाती हैं, एलिमेंट हैवी हो जाते हैं। और अगर पीरियड्स की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाते समय भी हैवी हो जाते हैं हमारे एलिमेंट्स। और इन सभी में यदि आप देखेंगे तो प्लैटिनम का जो मास है वो सबसे ज्यादा होता है, एटॉमिक मास, इसलिए इसमें सबसे भारी है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, किन किन से मिलकर के बना है स्टेनलेस स्टील? पहला है लोहे और निकल से, दूसरा है आयरन और क्रोमियम से, तीसरा है तांबे यानी कॉपर और क्रोमियम से, चौथा है आयरन और जिंक यानी लोहे और जस्ते से और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर है आपका लोहा और क्रोमियम। इन दोनों से मिलकर के जो अलॉय तैयार होता है वो हमारा स्टेनलेस स्टील कहलाता है, जो कि जंग रोधी होता है, जिसपे जंग आसानी से नहीं लगता है। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है और यह क्या है? टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एंड इट इज, पहला है स्लेक्ड लाइम यानी बुझा हुआ चूना है, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, चौथा है जिप्सम और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। तो ये आपको जरूर मालूम होगा कि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये तुरंत ही सेट हो जाता है और ये तैयार होता है जिप्सम से। जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। सूखने पे ये कठोर हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों वो क्या कहलाता है? अ हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय अ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन, चौथा है आयनिक बॉन्ड और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा एल्कीन। तो जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन। जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं एल्कीन और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एल्काइन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, पहला ऑप्शन है मेथेनॉल, दूसरा है एथेनॉल, तीसरा एसिटिक एसिड, चौथा है एथिल एसीटेट और पांचवा है आपका ऑप्शन ई। उत्तर है एसिटिक एसिड। ये सिरके का रासायनिक नाम है और फॉर्मूला होता है CH3COOH और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? कार्बोहेक्सिलिक एसिड। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी इज, पहला है एसिटिक एसिड यानी वही पीछे सिरका, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, चौथा है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। अब जानते हैं बैटरी बनाने में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि सेल में कैथोड क्या है, एनोड क्या है और सोल्यूशन किस चीज का है। तो जो कैथोड है वो आपकी लेड की ही सेल होती है, जो एनोड वाली साइड है वो लेड डाइऑक्साइड की बनी होती है और उसमें जो सोल्यूशन होता है बेसिकली वो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बॉटल इज, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो मेन प्रश्न है वो ये भी होना चाहिए कि उसके अंदर वो घुलती कैसे है। तो जैसे हम इसको प्रेशराइज करते हैं कार्बोनेटेड किसी भी ड्रिंक को, तो वो दबाव में आकर के उसी
लिक्विड में घुल जाती है CO2, लेकिन जैसे ही आप ढक्कन को खोलेंगे यानी दबाव को कम करेंगे वैसे ही वो निकल के बाहर आ जाएगी और इस तरीके से बुलबुले बाहर आते हुए हमें दिखाई देते हैं एंड गैस इज CO2। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स? पहला है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, दूसरा है विनाइल क्लोराइड, तीसरा है क्लोरोप्रीन, चौथा है एसिटिलीन डाइक्लोराइड, पांचवा है ऑप्शन ई। जो टेफ्लॉन होता है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ही पॉलीमर होता है और इसका जो काम है बेसिकली वो जो नॉन स्टिक आपके सामान आते हैं घरों में, बर्तन यूटेंसिल्स आते हैं, तो वो वाली सतह बनाने के लिए हमारा टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीजें जो हम बना रहे हैं पका रहे हैं वो चिपके ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला है विटामिन B1 संतरे में पाया जाता है, विटामिन D कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है, तीसरा है विटामिन E गेहूं अंकुर तेल यानी व्हीट जर्म ऑयल में पाया जाता है, लास्ट है आपका विटामिन K अल्फा अल्फा में पाया जाता है और फिर है ऑप्शन E। पूछा तो यही गया है कि कौन सही नहीं है, लेकिन सभी सही है ये, इसलिए इसका उत्तर है ई यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं आपकी क्वेश्चन से मैच नहीं करता है। और विटामिन डी जो है सूरज से तो पाया ही जाता है, कॉड लिवर ऑयल से भी पाया जाता है, संतरा जो है विटामिन सी मिलती है उसमें, लेकिन विटामिन B1 भी उसी में पाया जाता है और विटामिन के जो अल्फा अल्फा में बेसिकली मिलता है और जो आपका गेहूं अंकुर तेल है व्हीट जर्म ऑयल है वो उसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है कि निम्न में से कौन सही तरीके से करेक्टली मैच्ड नहीं है? पहला है रेटिनॉल जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है रेटिनॉल की कमी से, दूसरा है टोकाफेरॉल की कमी से बेरी हो जाता है, तीसरा है साइनोकोबालेमिन से रक्तल्पता यानी एनीमिया हो जाता है, इर्गोकैल्सीफेरॉल से रिकेट्स हो जाती है और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। तो अभी भी यही पूछा गया है कि कौन ठीक नहीं है, तो आपका इसमें उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी किसकी कमी से? थायमिन की कमी से होता है। और जो टोकाफेरल यानी कि विटामिन ई है उसकी कमी से तो नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोनों ही चीजों को, बेरी विटामिन B1 एंड विटामिन ई टोकाफेरॉल। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली आपको सभी विटामिन के बायोलॉजिकल नेम भी पता होने चाहिए, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि किस विटामिन के बारे में बात की जा रही है, भले ही आपको ये ध्यान हो कि विटामिन डी की कमी से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? बैकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ प्यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा है फिनॉल तथा एसीटेट, चौथा है मेलानिन एवं फॉर्मेल्डिहाइड और पांचवा है ऑप्शन ई। उत्तर है कि बैकेलाइट जो बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से बनता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है पॉलीऑक्सीबेंजाइल मैथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड। बहुत ही लंबा सा नाम है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बैकेलाइट का यूज बताएं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? देखिए हमने पीछे भी इसके बारे में बात की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एर्गोकैल्सीफेरॉल? ऑप्शन है विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6 या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा कि विटामिन D2 को जो कहते हैं वो हम एर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं, जो विटामिन डी का ही एक प्रकार का जो है रूप होता है। इंसुलिन इज वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर ऑप्शन ई। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, और उसके अंदर बीटा कोशिकाएं पाई जाती है, वहां से स्रावित होता है और इसका जो बेसिक काम है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। इसकी गड़बड़ से जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है, ब्लड का शुगर लेवल जो है कम ज्यादा लगातार होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग? आप देख रहे हैं कि सेम ही टॉपिक को दोबारा रिपीट किया गया है, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का जो हमारा खास मकसद है वो यही है, ताकि आपको अच्छी पकड़ हो सके कि कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। पहला ऑप्शन है क्विनीन, दूसरा है सल्फागुआनिडीन, तीसरा है क्लोरेमफेनिकॉल, चौथा है एस्पिरिन और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर इस बार है फिर से ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पर जो दो दवाइयां दी हुई हैं ऑप्शन नंबर 2 यानी सल्फागुआनिडीन और ऑप्शन नंबर 3 यानी क्लोरेमफेनिकॉल, ये दोनों ही एंटीबायोटिक दवाइयां हैं। साबुन ग्रीस को किस प्रोसेस से हटाता है? सोप रिमूव्स ग्रीस बाय, पहला है कोगुलेशन यानी स्कंदन द्वारा,
दूसरा एड्सॉर्प्शन यानी अधिशोषण द्वारा, तीसरा है मल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण द्वारा, चौथा है परासरण यानी ऑस्मोसिस के द्वारा और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड यानी मल्सिफिकेशन के द्वारा। जो इमल्सिफायर्स होते हैं वो ध्रुवीय समूह युक्त लंबी जो श्रृंखला है उसके यौगिक होते हैं और इसी से साबुन जो है कपड़ों से ग्रीस को हटाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स? पहला ऑप्शन है एंड्रेनलिन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन, चौथा है ऑक्सीटोसिन और लास्ट है ऑप्शन ई। इसका उत्तर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही मदर के मैमरी ग्लैंड से दूध का स्राव होता है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल इज। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। और ये वाला जो प्रोसेस है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया है, और क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है इसलिए इस प्रोसेस का नाम ही रखा गया है हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनेशन। और इस प्रोसेस में हमारे लिए एक उत्प्रेरक की जरूरत होती है, कैटलिस्ट की जरूरत होती है, और जिसमें इसका यूज होता है निकेल का इस्तेमाल होता है एज कैटलिस्ट। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? एलपीजी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल मेनली कंटेन्स मीथेन, प्रोपेन, इथाइलीन, ब्यूटेन या फिर ऑप्शन ई। इसका उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो एलपीजी होती है उसमें बेसिकली दो ही तरह की गैसेस होती हैं, एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन। इन दोनों का मिश्रण हमारे घर में एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ पर होता है? इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन, पहला यकृत यानी लिवर में, दूसरा स्किन में, तीसरा है लंग्स यानी फेफड़ों में, चौथा है गुर्दे यानी किडनी में और लास्ट है ऑप्शन ई। इसका उत्तर है आपका लिवर में। विटामिन ए का संचय लिवर में होता है और ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? Which of the following vitamins is used as antidote to anticoagulant poisons? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर ऑप्शन ई। तो जहर को रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसमें विटामिन के यानी कि फिलोक्विनोन का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन के का ये रासायनिक नाम है और इस विटामिन को रुधिर रिसाव रोधी भी कहा जाता है, क्योंकि ये किस चीज में मदद करता है? ये बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग को जमाने में मदद करता है। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल इज, पहला ऑप्शन है न्यूट्रिनो, दूसरा है हिग्स बोसोन, तीसरा है मेसोन, चौथा है पॉजिट्रॉन और लास्ट है आपका ऑप्शन ई। इसका उत्तर है आपका हिग्स बोसोन। 2013 में बहुत ज्यादा ही चर्चा में रहा था और 1964 के बारे में इसके बारे में कल्पनाएं शुरू की गई और मार्च 2013 में इसे हिग्स बोसोन नाम दिया गया यानी कि गॉड पार्टिकल। इसके खोजकर्ता जो थे उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 2013 में फिजिक्स में, और कौन कौन थे नाम देखेंगे, पीटर हिग्स और फ्रांस एंगलर्ड, इन दोनों ने ही इसकी खोज की थी। तो ये थी हमारी आज की साइंस के पार्ट 2 की वीडियो। साइंस के पार्ट 3 की वीडियो के साथ जल्द ही हम आपसे मिलेंगे। आप तब तक जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। विजिट करें हमारी वेबसाइट को, मोबाइल ऐप को और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू।